गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का भारतीय संस्कृति का वीडियो डेली आ रहा था, बीच में कुछ व्यक्तिगत कारणों से 2-4 दिन डिस्टर्ब हो गया। फिर आज हम आप लोगों को पढ़ाना चाहेंगे भारतीय स्थापत्य कला। इसमें प्रांतीय शैली, रीजनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इसमें आप लोगों को पढ़ना है अलग अलग, जैसे कि मालवा शैली, जौनपुर शैली, कश्मीर शैली, राजस्थानी शैली और पाल शैली, बीजापुर या दक्कनी शैली। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को इसकी अलग अलग विशेषताएं और कौन सा भवन यानी कौन सा आर्किटेक्चर किस शैली से संबंधित है या किस शासक ने बनवाया, आप लोगों को इसको याद करना होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मालवा शैली से। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में, इसके पहले मालवा पे परमारों का शासन था, कलचुरियों का भी शासन था, लेकिन जबलपुर के साइड में था, मूल रूप से परमार। उसके बाद मध्यकाल में इस पे मुस्लिम शासकों का प्रभाव बढ़ा। तो इसके बाद क्या हुआ कि कला एवं संस्कृति बदली, यानी कुछ यहाँ की स्थानीय संस्कृति और कुछ विदेशी संस्कृति दोनों आपस में मिलाकर एक दूसरे के विशेषताओं को ग्रहण कर एक कंपोजिट कल्चर का निर्माण हुआ, यानी मिक्स संस्कृति का निर्माण हुआ। यानी कुछ इस्लामिक संस्कृति से भारतीय शासक ग्रहण किए और कुछ भारतीय शासक से इस्लाम धर्म को मानने वाले शासक ग्रहण किए। और इसी आधार पर इसकी विशेषताएं हैं मालवा शैली की। खिड़कियों का इसमें ज्यादा प्रयोग हो रहा था। खिड़कियों का स्थापत्य कला में, यहां पे भवनों में ज्यादा प्रयोग हो रहा था। स्थापत्य सामग्री क्या थी? सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। ठीक, जो भवन होते थे वह झील या तालाब के चारों तरफ भवनों का निर्माण होता था, जैसे कि या उसके बीच में भी होता था। यानी कहने का मतलब कि बीच में भवन रहेगा और उसके चारों तरफ तालाब रहेगा। इसी का एक एग्जाम्पल है आपको हिंडोला महल, जो कि झील के चारों तरफ बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि हमेशा हिल रहा है। यानी एक नाव की आकृति का स्थापत्य हिंडोला महल है। ठीक, फिर यहाँ पे नुकीले मेहराब का प्रयोग होता था व गुंबद का प्रयोग होता था। मेहराब नुकीले होते थे और गुंबद का प्रयोग होता था। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों को पूछ सकता है, कौन बनवाया, या ये जो स्थापत्य है वो है कहाँ, या इस स्थापत्य की किस शैली से संबंधित है। इसीलिए जैसे कि मांडू का जहाज महल, ये कहा जहाज महल पूछ सकता है मिलाने के लिए, कहां पे है? मांडू में है। किस शैली से संबंधित है? मालवा शैली से संबंधित है। इसकी विशेषताएं क्या है? इन्हीं में से एक विशेषताएं आप लोगों को लिखना होगा। उसी तरह से आगे हिंडोला महल, फिर आपको बाज बहादुर और रानी रूपमती का महल। ये बहुत प्रसिद्ध है, इन लोगों की आपस में प्रेम कहानी बाज बहादुर और रूपमती की थी, और इसी के आधार पर इन लोगों का यहाँ पे मकबरा बना हुआ है। होशंग शाह का मकबरा, कहा जाता है कि होशंग शाह के मकबरा से ही हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है वो प्रेरित है, और उसी से ताजमहल प्रेरित है। यानी कह सकते हैं कि जो ताजमहल है उसमें जिस गुंबद का प्रयोग हुआ है, ठीक, वह किसके मकबरा से प्रेरित है, यानी उसका पूर्वाभास कहाँ किसके मकबरा में मिलता है? तो होशंग शाह के मकबरा में मिलता है। ठीक, फिर आगे आप लोगों को पढ़ेंगे हम लोग जौनपुर शैली। जौनपुर शैली की एक विशेषता क्या है? देखिए, छत बिना किसी ठोस आधार के टिके हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो छत बनाया जाता था तो उसका आधार क्या होता है कि तो लिंटर दिया जाए, सहतीर दिया जाए, खंभे बनाया जाए। ठीक, लेकिन वहां पे जो छत होते हैं बिना किसी ठोस आधार के, यानी कोई उसका विशेष ठोस आधार नहीं है, जिससे पता नहीं चल पाता है कि छत कैसे टिका हुआ है। ठीक, इमारत के सामने त्रिस्तरीय मेहराब का निर्माण, कहने का मतलब कि जो इमारत बनता था उसके सबसे शुरुआत में मेहराब त्रिस्तरीय, यानी त्रिस्तरीय मेहराब बनेगा, यानी 3 लगातार मेहराब बनेंगे। जैसे देखिए ऐसे मेहराब बन गया, फिर यहाँ पे कुछ दूरी पे ऐसे मेहराब बन गया, फिर यहाँ, मतलब लगातार 3 मेहराब बनेंगे। ठीक, बड़े बड़े गुंबदों का प्रयोग, गुंबद बहुत बड़े बड़े प्रयोग होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे है अटाला देवी मस्जिद। ये अटाला देवी मस्जिद बहुत फेमस मस्जिद है वास्तव में। यह कह सकते हैं एक और है जामा मस्जिद भी है यहाँ पे, अटाला देवी मस्जिद, जामा मस्जिद। ये अटाला देवी मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि अटाला देवी का यहाँ पे मंदिर था और इसी को तुड़वाकर
और इसी के भग्नावशेष पे ही यानी इसके कुछ सामग्रियों का प्रयोग करके कुछ नया मिलाकर अटाला देवी मस्जिद का निर्माण हुआ। फिर जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। और दूसरी बात एक और है कि यहाँ भी बहुत बड़े बड़े खिड़कियों का प्रयोग होता था। जैसे बताए थे मालवा शैली में खिड़कियों का ज्यादा प्रयोग है, यहाँ भी खिड़कियों का प्रयोग है और बहुत बड़े बड़े खिड़की, बड़ी बड़ी खिड़कियां मिलेगी। फिर आपको कश्मीर शैली। कश्मीर में जैसे कि आप लोगों को पता है कि शाहमीर वंश का शासन हुआ, यहीं से यहाँ पे इस्लाम धर्म को मानने वाले शासक यहाँ पे अपना प्रभाव जमाने लगे और रियासत उनकी चलने लगी। इसके पहले भी यहाँ पे हिंदू शासक हुआ करते थे, ठीक। तो यहाँ भी इस्लामी कल्चर आया और यहाँ के इमारत जो होते थे छोटे होते थे और कम ऊंचे होते थे। इसका रीजन क्या देखिए कि पहाड़ी इलाका था, यानी कभी भी पहाड़ी इलाका में बहुत ऊंचे ऊंचे मकान नहीं बनाए जाते हैं, ठीक। भूस्खलन का कारण रहता है, वहां पे बर्फबारी का कारण रहता है। छत जो होता था ढलवा होता था। इसका क्या रीजन था, बगल में बता दिए, बर्फबारी के कारण। यानी छत कैसे बनते थे, ऐसे छत बनते थे। देखिए छत जो रहेंगे ऐसे, उसका कारण ये रहेगा कि अगर बर्फ गिरा तो छत पे ज्यादा दबाव न पड़े और बर्फ तुरंत नीचे ढलान के माध्यम से गिर जाए, ठीक। इसीलिए छत ढलवा बनाया जाता था। कोई भी आप चले जाएं पर्वतीय इलाका में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, चाहे आपको नॉर्थ इंडिया हो गया, हिमालयी राज्य में, तो वहां पे अधिकांश जो सामान्य घर भी हैं अभी भी उनकी छत ढलवा बनती है, ठीक है। इमारत में लकड़ी व ईंट का प्रयोग ज्यादा, लकड़ी का प्रयोग इसलिए ज्यादा होता था कि वहां पे हिमालयी राज्य था और वहां पे लकड़ी आसानी से उपलब्धता थी, ठीक। हल्कापन के कारण भी इमारत में लकड़ी का प्रयोग ज्यादा होता था और ईंट का प्रयोग ज्यादा होता था। आगे आप लोगों को बताएंगे राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली की सबसे बड़ी विशेषता है सफेद संगमरमर का प्रयोग होता था। संगमरमर यहाँ की स्थानीय उपलब्धि थी। संगमरमर का प्रयोग ज्यादा क्यों होता था, उसका क्या रीजन था कि संगमरमर की स्थानीय उपलब्धि थी। स्थानीय उपलब्धि से क्या फायदा होगा कि लाने ले जाने में बहुत ज्यादा खर्च नहीं होगा। दूसरी बात यह होगा कि स्थानीय उपलब्धि के चलते वो जो सामग्री है वो सस्ता मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे सफेद संगमरमर का खूब प्रयोग हुआ है। इसी तरह से बलुआ पत्थर में सफेद बलुआ पत्थर का खूब प्रयोग हुआ है। यहाँ जैसे मकराना से संगमरमर फेमस है, मकराना संगमरमर के लिए फेमस है, आप लोग याद रखिएगा। गुंबद और मेहराब का यहाँ भी प्रयोग होता था। उसका कारण था कि ये जो राजस्थानी शैली थी ये मध्यकाल में यहाँ मुगल काल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था, ठीक। और उसके चलते यहाँ भी गुंबद और मेहराब का प्रयोग होता था। लेकिन चूंकि पता है यहाँ अभी भी राजपूत शासक थे, इसलिए यहाँ अभी भी मिक्स कल्चर चल रहा था, यानी भवनों में लिंटर और सहतीर का भी प्रयोग होता था, ठीक। मुगल कला का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। भवन के द्वार पे योद्धाओं की मूर्ति, कहीं भी आप वहां पे जो मेन भवन थे वहां पे जो योद्धा होते थे जो किसी युद्ध में, महत्वपूर्ण युद्ध में शहीद हो जाते थे, तो उनकी मूर्तियां उस भवन के द्वार पे लगाया जाता था। और इसी से प्रेरणा पाकर मुगल कला से ये प्रभावित है। और इससे भी मुगल कला कैसे प्रभावित है कि इसी से प्रेरणा पाकर जो अकबर अपना आगरा का किला बनवाया, वहां भी राजपूत योद्धाओं जो मेवाड़ में वो अटैक किया था और उसके बाद जो शहीद हुए थे राजपूत योद्धा, उनकी मूर्ति यहाँ पे सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पे लगवाया है, ठीक। आगे जालीदार खिड़की का प्रयोग यहाँ भी होता था। बड़े बड़े भवन होते थे, खिड़की जालीदार होती थी। जैसे कुछ एग्जाम्पल मानसिंह का महल हो गया, जंतर मंतर हो गया जो कि सवाई जय सिंह बनवाए थे, ठीक। फिर आगे आपको बीजापुर या दक्कनी शैली, ये जो है दक्षिण भारत की शैली है। आप लोगों को पता होगा कि विजयनगर और बहमनी दो सल्तनत आपस में चलते थे। विजयनगर में हिंदू शासन था, बहमनी में मुस्लिम शिया शासन था, ठीक। उसी बहमनी का आगे जाकर विभाजन हुआ और वो जो है 5 रियासत में बदल गई। उसी में से एक सबसे महत्वपूर्ण रियासत में एक थी बीजापुर रियासत, ठीक। यहाँ आदिलशाही वंश का शासन था। तो वही एक सभी का एक सम्मिलित, हम पांचों जो शैली है उसका सम्मिलित बता दे रहे हैं महत्वपूर्ण। जैसे बीजापुर या दक्कनी शैली की इसकी क्या विशेषता है, कुछ स्थापत्य हो गया जैसे कि गोल गुंबज हो गया, 4 मीनार हो गया। इसी तरह से आगे हम नहीं बताए जैसे कि महमूद गवा का मदरसा भी है, इसी में आ जाएगा, जो कि क्या कहते हैं उसको 2 मंजिला मदरसा था जो कि छात्रों को एक साथ उसमें 1500 छात्र रह सकते थे। बहुत बड़े बड़े कमरे थे, रहने खाने के लिए, शिक्षा के लिए, मुफ्त वस्त्र भोजन इत्यादि उपलब्ध कराया जाता था। तो इसी में हो गया। इसमें तो क्या होता था विशेषता, दोहरे गुंबद का प्रयोग होता था। जैसे देखिएगा गोल गुंबज बीजापुर भारत का सबसे ऊंचा गुंबज है और ये विश्व का दूसरा ऊंचा गुंबज है गोल गुंबज। फिर ऊंचे ऊंचे मीनारों का प्रयोग होता था। जैसे 4 मीनार देखिएगा, आपस में जुड़ी हुई 4 मीनार है, मीनारों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है।
किस चीज का प्रयोग होता था, ध्यान रखिएगा यहाँ पे संगमरमर का प्रयोग कम होगा या नहीं होगा, लाल बलुआ पत्थर। वही स्थानीय उपलब्धि देखिए संगमरमर कहाँ मिल रहा है, राजस्थान, और वो कहाँ है, बीजापुर कर्नाटक का एरिया। फिर यहाँ सजाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था, सुलेखन का प्रयोग किया जाता था, अरबेस का प्रयोग किया जाता था, ज्यामिति आकृति, फूल पत्ते इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। फिर लास्ट में आप लोगों को हम बताएंगे पाल शैली। पाल शैली हालांकि ये पूर्व मध्यकाल का है, ये सब मध्यकाल का है, ये पूर्व मध्यकाल का है, लेकिन ये चूंकि प्रांतीय शैली थी, इसकी भी कुछ विशेषताएं थी, इसलिए इसमें लिख दिए पाल शैली। साथ में इसी में है सेन शैली। पाल वंश के बाद सेन वंश का शासन स्थापित हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, लेकिन लक्ष्मण सेन वगैरह कुछ अच्छे शासक हुए इसमें, क्योंकि कुछ मंदिर वगैरह भी बनवाए और स्थापत्य कला में योगदान दिए। तो इसमें कुछ भवन है जैसे विक्रमशिला महाविहार, नालंदा महाविहार, उदंतपुरी, सोमपुरी, लाड़ खान का मस्जिद। ये विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर में। नालंदा कहाँ, नालंदा में। उदंतपुरी जो कि कौन बनवाया था, गोपाल। नालंदा सॉरी विक्रमशिला कौन बनाया था, ये आपको बनवाया था धर्मपाल। नालंदा कौन बनवाया था, तो शुरुआत में नालंदा का जो एक मेन अभी जो कि बख्तियार खिलजी जिसको नष्ट किया, उसको तो बनवाया था कुमारगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का शासन था। लेकिन एक और नालंदा में छोटा सा महाविहार था जिसको बनवाया था गोपाल ही। सोमपुर विहार, इसको गोपाल बनवाया था। लाड़ खान का मस्जिद। आगे इसकी विशेषता क्या थी, यहाँ बड़े बड़े भवन का निर्माण होता था। अधिकांश का उद्देश्य शिक्षा होता था, चूंकि इसलिए उसमें की चूंकि बिहार होते थे तो भिक्षुओं को रहने का, खाने का, पढ़ने का, फिर आपको वहां पे जो छात्रों के अलावा जो दूर दूर से छात्र आते थे, गुरु होते थे, उन लोगों के लिए सभी खाद्य सामग्री को रखना है, रहने के लिए व्यवस्था करना है, पढ़ने के लिए व्यवस्था करना है, प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करना है। इसलिए जो भी भवन होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे। उद्देश्य क्या होता था, एजुकेशन उद्देश्य होता था। इसमें पत्थर का कम प्रयोग मिलेगा। कारण है, देख लीजिए बिहार कैसा इलाका है, जनरली मैदानी इलाका है, तो मैदानी इलाका में पत्थर की उपलब्धि होगी, नहीं होगी या कम होगी। तो इसीलिए ईंट का ज्यादा प्रयोग। ईंट कैसे बनता है, मिट्टी को पका के बनता है, तो इसीलिए यहाँ पत्थर का प्रयोग कम होगा, ईंट का प्रयोग ज्यादा होगा। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, आप कोई भी स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं, उस स्थापत्य कला की जो विशेषता है उसके स्थानीय उपलब्धि के आधार पर आप लोग जरूर जानने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कहीं भी कोई भवन का निर्माण होता है या किसी अलग अलग टाइप के भवन बनते हैं, तो जो उनमें संरचना होती है या जिस सामग्री का प्रयोग होता है वो कुछ विशेष कारणों से होता है। जैसे देखते हैं राजस्थान के अधिकांश जो भवन बनेंगे वहां पे संगमरमर का प्रयोग बहुत आसानी से मिलेगा, वहीं बिहार के भवनों में कम मिलेगा। कश्मीर के भवन में चले जाएं या नॉर्थ ईस्ट के भवनों में चले जाएं, वहां लकड़ी का प्रयोग ज्यादा मिलेगा। कारण क्या होता है, कारण होता है स्थानीय उपलब्धि। इसी तरह से शैली में भी अंतर होता है। जैसे कश्मीर के भवन है उसमें छत कैसे होगा, जनरली ढलान युक्त। उसका भी क्या कारण है, स्थानीय कारण है। स्थानीय कारण क्या है कि वहां बर्फबारी होगी तो छत पे दबाव कम पड़े, इसलिए ढलान बना दिया जाता है। तो इस नजरिया से आप लोग हमेशा पढ़िएगा। जैसे अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि राजस्थान के भवन हैं, अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन बन गया, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज है उस प्रांतीय शैली के बारे में, आप लोगों को कुछ पता नहीं है, कुछ याद भी नहीं आ रहा है, तो एक दो क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, हो सकता है वो सही हो जाए। जैसे आपको एक स्टेटमेंट दे दे कि राजस्थानी स्थापत्य कला के बारे में विचार करें, ठीक, उसमें दे दे कि यहाँ पे भवनों में अधिकांश ईंटों का प्रयोग होता था। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दे दे कि यहाँ के जो भवन होते थे वह मुगल कला से प्रभावित नहीं होते थे। इसको आपको क्या करना है, सही गलत करना है। जैसे दो स्टेटमेंट हो गए, आप कुछ नहीं पढ़े, देखिए कैसे आसानी से। आप सिर्फ मान लीजिए आपको कल्चर के बारे में पता नहीं है, आपको पता है क्या है, भूगोल पढ़े हैं, और आपको खनिज के बारे में पता है कि यहाँ पे क्या मिलेगा, संगमरमर मिलेगा ज्यादा या ईंट ज्यादा मिलेगा। आपको पता होगा कि जनरली यहाँ पे संगमरमर ज्यादा मिलता है, ठीक, तो इसीलिए ईंटों का प्रयोग ज्यादा होगा, गलत हो गया। दूसरा क्या कि मुगल काल का यहाँ पे प्रभाव नहीं था। आप लोगों को पता होगा जो राजस्थानी शैली आई वह क्या थी, मुगल काल के बाद जो मुगलों का कब्जा हो गया राजस्थान में, यानी अधिकार कर लिए, फिर वहां पे स्वायत्त शासन बना रहा, ठीक, यानी मूल रूप से वो संप्रभुता स्वीकार करते थे मुगल वंश का, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में शासन करने की स्वायत्ता उन्हें दी थी। यानी आंतरिक मामलों में वो डिसीजन ले सकते थे, बाह्य मामलों में डिसीजन मुगल से पूछ के लेते थे या उनसे प्रभावित होते थे। तो इसीलिए जो शैली रहेगी वो मुगल कला से ही प्रभावित रहेगी, क्योंकि जब एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे का शासन आपस में जब मिलता है तो एक दूसरे को जबरदस्त प्रभाव डालता है। तो वो भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।